जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, आई हैव सेड दिस बिफोर एंड आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यूज टू अमेज अस। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे आरबीआई के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसमें इतनी शानदार बढ़त देखने को मिली है दैट वंस अगेन हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैव टच्ड another lifetime high number of $724 billion। आप लोग यहां पे देख सकते हैं खबर दोस्तों कल ही सामने आई है। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व्स स्टैंड एट $724 बिलियन और पिछले ही हफ्ते मैंने तब भी इस चीज को लेके सेपरेट वीडियो बनाई थी। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स पिछले हफ्ते $709 बिलियन पे थे और एक वीक के अंदर अंदर $14 बिलियन की बढ़त देखने को मिली है एंड नाउ वी आर एट अ स्टैगरिंगली हाई नंबर ऑफ $724 बिलियन। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इसमें देखने को मिली है दैट इवन दो आरबीआई के द्वारा फॉरेन करेंसी एसेट्स के नंबर को कम किया जा रहा है, यूएस डॉलर के होल्डिंग्स को कम किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे नंबर्स लगातार यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया जा रहा है, उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे ही समझेंगे। लेकिन दिस इज नॉट दी ओनली न्यूज़ कमिंग फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। इसके साथ ही में दोस्तों आरबीआई के द्वारा, और आपको बता दूं जल्दी जल्दी ना तो आरबीआई इन नंबर्स को रिलीज करता है, रिवाइज तो बहुत ही सोच समझ के करता है। आरबीआई के द्वारा इंडिया के जीडीपी ग्रोथ के फोरकास्ट नंबर्स को वंस अगेन रिवाइज कर दिया है एंड नाउ फाइनेंशियल ईयर 26 जो अभी खत्म होने वाला है उसके जीडीपी प्रोजेक्शन नंबर्स को रिवाइज करके 7.4% कर दिया गया है। एक टाइम था इसी फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई कह रहा था कि ये नंबर 6.8 6.9% पे रह सकते हैं, हालांकि बाद में रिवाइज कर दिए गए थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिवीजन आई है दैट इज 7.4%। और दोस्तों आईएमएफ भी सेम चीज को ही दोहरा रहा है दैट इंडिया की जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 7.4% की होने वाली है। इतना ही नहीं बल्कि आरबीआई ने अपने ग्रोथ प्रोजेक्शंस में आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी जो पहली 2 तिमाहियां हैं उसकी भी जो नंबर्स हैं उनको रिलीज कर दिया गया है। ये कैसे हुआ है, व्हाट आर द फैक्टर्स सपोर्टिंग दिस वेरी वेरी हाई नंबर, उसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन यहां पे बता दूं ये वाले जो नंबर्स हैं दोस्तों, ये दुनिया में जितनी भी एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं उन सभी इकोनॉमीज को इंडिया सिंगल हैंडेडली यहां पर बीट कर रहा है। फिर भले वो अमेरिका हो, यूरोजोन हो, कंप्लीट यूरोपियन यूनियन में किसी भी इकोनॉमी को उठा लीजिए, उसके बाद चाइना हो, कोई भी हो, ब्राजील, रशिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका, कोई भी आप ब्रिक्स कंट्री उठा लीजिए, हम सभी को सिंगल हैंडेडली बीट कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा रेयर और पावरफुल बन जाता है जब आप इसमें हमारे इन्फ्लेशन नंबर्स को ऐड करते हैं। अभी इन्फ्लेशन को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो तो मैं आपके साथ आगे चल करके डिस्कस करूंगा ही करूंगा, लेकिन दोस्तों सीपीआई नंबर्स को लेकर जो नंबर्स सामने आए हैं, जब से, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब से इंडिया ने सीपीआई सीरीज को मेजर करना शुरू किया है, सीपीआई की सीरीज को चालू किया है, तब से लेकर इतना लो नंबर हमें कभी भी देखने को नहीं मिला है। वो नंबर क्या है, आई विल डिस्कस एवरीथिंग विद यू, लेकिन ये दिखाता है दैट हमारा जो यहाँ पे इन्फ्लेशन, ग्रोथ, एक्सटर्नल इकोनॉमी, कोई भी आंकड़ा आप लोग उठा के देख लीजिए, वी आर डूइंग अमेजिंगली अमेजिंगली ग्रेट। बात करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है। सबसे पहले दोस्तों फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स $723.8 बिलियन, अप्रोक्सीमेटली $724 बिलियन के लाइफ टाइम हाई आंकड़े को टच कर चुके हैं। और ये जो नंबर है एक हफ्ता पुराना होता है, यानी कि जनवरी 30 का ये नंबर हम लोग आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक ही हफ्ते में $14.5 बिलियन की बढ़त देखने को मिली है और 3 हफ्तों के ओवरऑल हमें
$36 बिलियन की बढ़त देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म में इतनी शानदार बढ़त जनरली देखने को नहीं मिलती है। इसमें भी आप लोग जानते होंगे फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर दोस्तों कुल मिला के 4 कंपोनेंट्स आते हैं। पहला और लार्जेस्ट कंपोनेंट फॉरेन करेंसी एसेट्स का होता है, दूसरा और सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट गोल्ड रिजर्व्स का होता है, तीसरा कंपोनेंट जो होता है दैट इज ऑफ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, और चौथा कंपोनेंट होता है हमारे रिजर्व ट्रांस पोर्टफोलियो का। इसमें जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं जिसमें कि अधिकतर तौर पे आरबीआई इंटरनेशनल करेंसीज को होल्ड करता है, यूएस डॉलर हुआ, यूरोपियन यूनियन का यूरो हुआ, जापान का येन हुआ, वगैरह वगैरह, उसमें मैक्सिमम शेयर जो अमेरिकी डॉलर का है वो फॉरेन करेंसी एसेट्स में गिरावट आई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स यहां पर बड़े हैं। नंबर्स देख लीजिए, गिरावट आई है $493 मिलियन से और वो गिर करके $562 बिलियन पे आ चुका है। गोल्ड के रिजर्व्स में ऑब्वियसली हमें बढ़त देखने को मिली है, $14.5 बिलियन की बढ़त देखने को मिली, और उसमें हमारा नंबर $137 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। बचे जो नंबर्स हैं वो एसडीआर राइट्स के और आईएमएफ रिजर्व ट्रांस के हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कोई बड़े नंबर्स यहाँ पर नहीं हैं। इस चार्ट के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं, वैसे तो ये चार्ट पिछले 15-16 साल का है, जिसमें जो ये ग्रीन कलर के बार्स आप देख रहे हैं ये फॉरेन करेंसी एसेट्स के हैं, येलो कलर की बार आप देख रहे हैं ये गोल्ड की है। इसमें जो क्लियर कट आपको नजर आएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखेंगे दोस्तों, तो आपका जो ग्रीन कलर का बार है ये ओवरऑल आपको थोड़ा नीचे आता हुआ दिखेगा, और जो येलो कलर का बार है इसका आपको जो एक्सटेंट है ये बढ़ता हुआ दिखेगा। मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोग गोल्ड को एक्यूमुलेट करते तो जा ही रहे हैं, लेकिन गोल्ड की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर बहुत बढ़ती जा रही है, और जो फॉरेन करेंसी एसेट्स की यहाँ पे संख्या है और जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। सवाल यही आता है कि जब आरबीआई फॉरेन करेंसी एसेट्स को कम कर रही है, उसके बावजूद हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में बढ़त कैसे हो रही है? इसके पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1 रीजन इज आरबीआई टाइम टू टाइम स्ट्रेटेजिक लेवल पे करेंसी स्वैप्स को करती रहती है। ये क्या चीज है? इस पूरी चीज को लेके मैंने आज से 1 महीना पहले वीडियो बनाई थी कि एग्जैक्टली हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार बढ़ते कैसे रहते हैं, जबकि हम लोग यूएस डॉलर्स को रहते हैं। इस पूरी वीडियो को अगर आप चाहें तो जाकर के देख भी सकते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल भाषा में अगर आपको ब्रीफली बताना चाहूं, करेंसी स्वैप एक ऐसा सिंपल सा स्टेप होता है जिसमें कि आरबीआई सबसे पहले जो हमारे बैंक्स होते हैं कंट्री में उनसे डॉलर्स को खरीदता है, जिसकी वजह से आरबीआई के पास डॉलर्स बढ़ जाते हैं, बदले में उनको इंडियन रुपी दे देता है। कुछ टाइम के बाद आरबीआई उन्हीं डॉलर्स को वापस उन बैंकों को बेच देता है, और बदले में आरबीआई अपनी तरफ से जो उनको रुपी दिया होता है उस रुपी को वापस ले लेता है। इस वजह से आरबीआई के जो यहाँ पे फॉरेक्स नंबर्स हैं ये थोड़े से बढ़ जाते हैं, लेकिन दिस इज नॉट सो सिंपल। मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन ये स्टेप्स जो हैं इन्हीं स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। सेकेंड रीजन जिस वजह से ये हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स में हमें बढ़त देखने को मिली है, गोल्ड की एक्यूमुलेशन आप लोग जानते हैं 2024 और 25 में शानदार तरीके से हुई है। उसी चीज का परिणाम आज हुआ है कि चूंकि गोल्ड के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस वजह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में हमें इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली कि आज इन दोनों चीज़ों की बदौलत हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो लाइफ टाइम हाई नंबर्स को टच कर चुके हैं, जबकि हम लोग फॉरेन करेंसी एसेट्स को अभी भी यहाँ पर बेच रहे हैं। एंड दिस इज नॉट द ओनली स्टोरी, बिकॉज इसके बाद अगर आप देखें तो आरबीआई के द्वारा जीडीपी के ग्रोथ फोरकास्ट को भी रिवाइज कर दिया गया है। ये दोस्तों अभी तक जो अगर आप पुराने नंबर्स देखें जो ग्रोथ फोरकास्ट थे, जब ये वित्तीय वर्ष शुरू हुआ था पहले 6.8% था, फिर 6.9% था। मोटे तौर पे ये माना जा रहा था कि 7% के नीचे ही रहने वाला है। इन दी एंडिंग पार्ट ऑफ 2025 आरबीआई ने इसको रिवाइज करके 7.3% किया था, लेकिन अब वंस अगेन इसको रिवाइज करते हुए 7.4% कर दिया है। और साथ में आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का है वहां पर भी Q1 के नंबर्स रिलीज किए 6.9%, Q2 के नंबर्स रिलीज किए हैं 7% पे
क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि असल में ऐसा क्या हो रहा है कि लगातार जीडीपी नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। डोमेस्टिक डिमांड बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली प्राइवेट लेवल की कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग है, मतलब कि लोगों के हाथ में जो पैसा है वो खर्च करने के लिए ज़्यादा बढ़ चुका है, जिस वजह से अब वो पैसा खर्च हो भी रहा है, जिस वजह से जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिली है। इन्वेस्टमेंट मोमेंटम अच्छा खासा बना हुआ है, इंक्लूडिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज, और इसका कहीं ना कहीं लिंकेज आरबीआई की करेंसी स्वैप स्ट्रैटेजी के साथ भी है, जिस वजह से इन्वेस्टमेंट मोमेंटम अभी भी बरकरार है। सर्विस सेक्टर की स्ट्रेंथ तो आप लोग जानते ही हैं, और एग्रीकल्चर भी रेजिलिएंट है, बिकॉज पिछला साल वेदर कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रहे, शानदार रहे, जिस वजह से ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी भी अब हमें देखने मिली है। लेकिन ये नंबर बहुत स्पेशल इसलिए बन जाता है बिकॉज अगर आप दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज के साथ कंपेयर करें या फिर ग्लोबल लेवल की जीडीपी ग्रोथ के साथ कंपेयर करें तो इंडिया एट 7.4% ना केवल ग्लोबली एक सिल्वर लाइनिंग है, बल्कि दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज ग्लोबली। आपके सामने पूरा टेबल दिखाता हूं। इंडिया 7.4% पे ग्रो कर रही है, हाईएस्ट है ग्लोबली। यूएसए 2 to 3% पे स्ट्रगल कर रही है। यूरोजोन कंप्लीट, अगर आप यूरोपियन यूनियन का जो इकोनॉमिक जोन ले लें 1 to 2% पे है। इंडिविजुअली भी आप ले लें, जर्मनी, फ्रांस, यूके, किसी को भी उठा लीजिए, हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। चाइना की बात करें 4 to 5% पे है, विच इज़ अगेन स्लोअर दैन इंडिया। यानी कि अब हम लोग ग्लोबली बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से ग्रो कर रहे हैं, एंड दिस एंटायर कॉम्बिनेशन बिकम सो पावरफुल जब आप इसके अंदर इन्फ्लेशन के नंबर्स को ऐड ऑन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा। और इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, सीपीआई इन्फ्लेशन जब से सीपीआई की सीरीज को चालू किया है सरकार ने, ये अप्रैल से दिसंबर 2025 की है। ये भी बहुत शानदार है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि एक ही महीने का डेटा आपको दे दिया और बोल दिया कि ये नंबर तो बहुत कम है, जैसे अक्टूबर 2025 में हुआ था, केवल 0.3% का नंबर आया था। यस, वो भी एक बहुत वेलकमिंग नंबर था, बिकॉज जब से हमने सीपीआई की सीरीज को चालू किया है इतना कम नंबर कभी भी देखने को नहीं मिला। लेकिन यहां पर जो टाइम फ्रेम मैं लेकर चल रहा हूं, ये अच्छा खासा 9 महीने का टाइम फ्रेम है, जिसमें कि सीपीआई इन्फ्लेशन की जो औसत आई है वो 1.7% के आसपास की आई है। अब ये स्पेशल बन जाता है फॉर 2 रीजंस। पहली बात तो आरबीआई का जो हमारा टारगेट बैंड है वो 2 से 6% का है, उससे भी हमें कम देखने को मिला है। नंबर 2, जब से इन्फ्लेशन सीरीज को चालू किया है 1.7% का जो नंबर है ये मल्टी ईयर लोस पर भी है, और इतना कम नंबर हमें कभी भी देखने को मिला ही नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे ने इस बात को यहां पे नोट डाउन किया था कि इंडिया हैज रिकॉर्डेड वन ऑफ द शार्पेस्ट डिक्लाइंस इन हेडलाइन इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से आज हमारी इन्फ्लेशन ना केवल मैनेजेबल है बल्कि मल्टी ईयर लोस पर भी चल रही है। और अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग इकोनॉमीज में भी तुलना करने जाएं तो हमारे नंबर्स बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। आमतौर पे इमर्जिंग मार्केट्स के नंबर्स 2 to 4% के बीच में घूमते हैं, लेकिन आपको उदाहरण देना चाहूँ, ब्राज़ील का नंबर दोस्तों 5.25% पे है, रशिया का नंबर 3.25% पे है, साउथ अफ्रीका का नंबर 3.25% पे है। इंडिया के नंबर्स उन सभी नंबर से सिग्निफिकेंटली कम देखने को मिले हैं। इवन ये वाला चार्ट भी आप देख लीजिए, पिछले 4 सालों में एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन जिसको सीपीआई से मेजर करते हैं वो क्लियर डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री दिखा रही है। इस चार्ट में आपको रिटेल इन्फ्लेशन अकेली देखने को नहीं मिलेगी, हेडलाइन, कोर और फूड इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं, बट यस, ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन में लगातार गिरावट देखने को मिली है, जो कि अब कम होते होते 1.7% पे आ चुकी है इन दिसंबर 2025। और अब आप इन सभी डॉट्स को कनेक्ट कर लीजिए। एक्सटर्नल इकोनॉमी फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे पास इतने हैं जितने कि आमतौर पे कंट्रीज के पास नहीं होते हैं, जो कि 11 महीनों के इंपोर्ट्स को कवर करेंगे। जीडीपी ग्रोथ 7.4% पे है, वर्ल्ड की एवरेज 3% है, इन्फ्लेशन 1.7% पे है, जो कि दूसरी इकोनॉमीज की भी इतनी नहीं है और आरबीआई टारगेट्स के भी अंदर हमें देखने को मिलती है। अब ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन एक रेयर और पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ग्रोथ स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन कम है, आरबीआई का पॉलिसी फ्रेमवर्क रोबस्ट है, फॉरेक्स हमारे पास इतने अच्छे खासे हैं, स्टेबिलिटी आती है, इंपोर्ट कवर देखने को मिलता है। यानी कि
एज सच देर इज़ नो प्रॉब्लम विद द इकोनॉमी अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक लेवल्स को देखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स को देखेंगे। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।